हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आता है। आइए देखते हैं क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, आइए देखते हैं। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में इसका क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और 3 नंबर से कम में नहीं आएगा अगर आ गया तो एंजाइम कैसे रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं ये इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। और अब मैं ये भी बताऊंगा कि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक क्यों होते हैं, किसी एक रिएक्टेंट के लिए एक ही एंजाइम क्यों होता है, ये भी यहाँ बताया जाएगा। खुद ही समझ जाओगे आप। तो देखिए, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, आप जानते हैं, और उनमें कुछ फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, जैसे NH2, COOH, SH होता है थायोल, और OH वगैरह। तो इसलिए इसी वजह से उनकी जो एक्टिविटी होती है वो अलग होती है दूसरे कैटलिस्ट से। आइए देखते हैं। मैंने कहा देयर आर नंबर ऑफ कैविटीज यानी होल्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो एक पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल इसलिए कहा, कोलाइडल पार्टिकल वो होते हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो एंजाइम जो है ना, एंजाइम का जो साइज होता है एक पार्टिकल का, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, इसलिए बोला। तो मैंने कहा जो एंजाइम्स हैं उसके सरफेस पे बहुत सारी छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, जैसे आप जियोलाइट्स में कैविटी देखते थे, कैविटीज होती, छेद होते हैं। एंड दीज कैविटीज आर ऑफ स्पेसिफिक शेप एंड हैव एक्टिव ग्रुप्स सच एज NH2, COOH, SH, OH एक्सेट्रा। तो ये जो कैविटीज होती हैं इनकी अपनी स्पेसिफिक शेप होती है या कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेष इनकी शेप होती है, और इन शेप्स के अंदर इन कैविटीज में कुछ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं। एक्टिव मतलब जो क्रियाशील हैं। फिर मैंने क्या बताया, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट विच हैव द कॉम्प्लीमेंट्री शेप, मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है ना उसकी शेप भी किसके हिसाब से होगी, जो एंजाइम की जो कैविटी है उसी के हिसाब से शेप उसकी होगी। जैसे ताला है, ताले के हिसाब से चाबी की शेप होती है। ये थोड़ी किसी भी ताले में कोई भी चाबी घुसेड़ दोगे। तो मैंने कहा था मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिट इनटू द कैविटीज जस्ट लाइक अ की फिट्स इनटू अ लॉक। मैंने कहा वो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का, उसकी ऐसी शेप होती है कि वो आराम से इन कैविटीज में फिट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि एंजाइम के सरफेस पे बहुत सारी कैविटीज होती हैं, और इन कैविटीज में कुछ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, और इन कैविटीज में रिएक्टेंट ऐसे आगे फिट हो जाता है जैसे कि ताले में चाबी। मैंने कहा जिसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है विच फाइनली इट मस्ट बी फाइनली डिकम्पोजेस टू गिव प्रोडक्ट, जो फाइनली डिकम्पोज कर जाता है यानी खंडित हो जाता है यानी टूट जाता है प्रोडक्ट देने के लिए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, मान लो एंजाइम है और ये मेरे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैंने एंजाइम को बनाया यहाँ पे ताले की तरह और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बनाया मैंने चाबी की तरह, यू कैन सी। तो यहां से आप देखिए, तो मेरे पास ये एंजाइम है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो मैंने कहा ये इसकी जो शेप है, कुछ शेप है, मैंने फंक्शनल ग्रुप वाली बात यहाँ पे नहीं लिखा, खाली शेप ले रहा हूँ। इसकी जो शेप है, इस चाबी की वही शेप है और इस वाली की वही है, तो ये भी इसके अंदर जाके फिट हो सकती है और ये भी जाके फिट हो सकती है। तो यहाँ पे देखो अभी इतनी सिलेक्टिविटी नहीं आ पाई, मतलब देखो इसे भी ले पा रहा है, ये गोरी वाली चाबी और काली वाली को, गोरा काला दोनों जाके अटैच हो रहा है। हाँ, इसकी शेप अलग थी, ये जाएगा नहीं, पर यहाँ तो दोनों जा सकती हैं। तो अभी इतना स्पेसिफिक नहीं हुआ ये। मतलब देखो, मैं अगर कहूँ एक एंजाइम है तो अब इसमें 2 मॉलिक्यूल जा सकते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल भी, ये वाला मॉलिक्यूल भी। पर मैंने आपसे कहा था कि किसी एंजाइम में एक ही मॉलिक्यूल जाता है, 2 नहीं जाते। तो नेचर ने इसका क्या इलाज निकाला, उसने शेप के साथ साथ में, अगर एक ही शेप होती देखो एंजाइम की, तो उसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल फिट हो सकते थे। तो उसने क्या करा, इस चीज को और मजबूत करने के लिए कि भाई एक ही तरह का मॉलिक्यूल जाए, उसने कुछ फंक्शनल ग्रुप भी लगाए। तो एंजाइम में क्या होता है, शेप के साथ साथ में, जैसे एंजाइम में अंदर एक कैविटी तो है, इस कैविटी में कुछ फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, जैसे COOH और OH यहाँ पे गिवन है। तो देखो मान लो मेरे पास अब 2 चाबियां हैं, ये है और ये है। तो इसके पास क्या है, हमारा यहाँ पे COOH है, इस पे भी COOH है, दोनों ग्रुप आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, तो शेप भी इसी के हिसाब से हुई, एंजाइम के हिसाब से इस रिएक्टेंट की, और फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हुए। लेकिन इस वाली चाबी में आप देखो, यानी इस रिएक्टेंट में देखो, ये तो फंक्शनल ग्रुप OH आ रहा है, ये CH3 आ रहा है, तो आपस में रिपल्शन होगी, कोई इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं होगी। देखो पहले वाली जो चाबी है, मतलब मॉलिक्यूल है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा एंजाइम के साथ, लेकिन ये नहीं बना पाएगा। यहाँ पे CH3 आ रहा है, यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, इसलिए शेप तो एक जैसी थी लेकिन ग्रुप सेम नहीं हुए, तो यहाँ पर सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो गई। तो अगर मान लो मेरे पास कोई एक एंजाइम है, तो उसमें अगर कोई
एक जैसी शेप वाले दो मॉलिक्यूल थे तो फंक्शनल ग्रुप तो उन पे डिफरेंट होंगे। मान लो शेप अगर, वैसे तो शेप सबकी मॉलिक्यूल की अलग अलग होती है, मान लो शेप अगर दो मॉलिक्यूल की सेम हो भी गई तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, तो भी जाके यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा। अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते तो फिर ऐसा होता कि एक एंजाइम एक से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे काम कर जाता। पर हम देखते हैं हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए, हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए इसलिए अलग अलग एंजाइम होता है क्योंकि सबकी जो एंजाइम्स की शेप है अपने मॉलिक्यूल के लिए वो स्पेसिफिक होगी। जैसे हर एक ताले की अपनी एक चाबी होती है, उसके बाद उसमें फंक्शनल ग्रुप भी रहते हैं। ये दोनों चीजें मिलके एंजाइम को बहुत स्पेसिफिक बना देती है। अगर नेचर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाती तो फिर देखो पता क्या दिक्कत आती कि ये शेप थी तो ये इस वाले मॉलिक्यूल की शेप थी ऐसी थी और इस वाले की भी थी, तो ये भी जाके लग सकता था और ये भी जाके लग सकता था। इतना स्पेसिफिक नहीं होता, यानी बिल्कुल ऐसा ही होता जैसे एक ताला दो चाबी से खुल जाता है। पर अभी क्या है कि अगर शेप अगर दो की एक जैसी हो भी गई तो फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट होंगे, इसलिए इस पे एक ही जाके लग पाता है। अच्छा, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये बस समझने के लिए था, ये इतना नहीं लिखा जाता है। बोर्ड में क्या लिखना है आपको, बोर्ड में खाली आपको ये दिखाना है। तो यहाँ दिखा सकते हो कि मैंने एंजाइम लिया और यहाँ सबस्ट्रेट। तो एनसीईआरटी उल्टा करती है बेटा, एनसीईआरटी इसे सबस्ट्रेट मान लेती है, इसे एंजाइम मानती है। लेकिन ये बात गलत है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है देयर आर नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम। एंजाइम के सरफेस पे कैविटी होती है। देखो मैंने कैविटी एंजाइम के सरफेस पे ली हुई है, एनसीईआरटी इसे कैविटी मान लेती है। तो अगर एनसीईआरटी के हिसाब से आपको लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, जहां मैंने ई लिखा है वहां एस कर दो और एस को ई कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने रिएक्टेंट माना है यानी सबस्ट्रेट, उसे आप एंजाइम मान लो और एंजाइम को यहाँ पे रिएक्टेंट मान लो, बस इतना ही फर्क है, बाकी डायग्राम सेम रहेगा। तो देखो क्या हुआ, ये एंजाइम की एक्टिव साइट थी, इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप भी होंगे। ये सबस्ट्रेट था, पहले स्टेप में क्या होगा, इसमें जाके फिट हो गया, ये फिट हो गया भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा तो उस एंजाइम तो ऐसे कैसे रह गया, और जो हमारा सबस्ट्रेट था ये दो प्रोडक्ट में टूट गया। तो ये स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। जैसे देखो क्या होता है, पहले ताले में चाबी घुसती है, घूमती है, ताला खोलती है, चाबी बाहर निकल जाती है। बिल्कुल वैसे ही पहले क्या हुआ, एंजाइम में क्या गया, चाबी गई है, फिट हुई, फिट होने के बाद क्या हुआ, चाबी दो प्रोडक्ट में टूट गई हमारा और एंजाइम हमारा एज इट इज ऐसे कैसे ही रह गया। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। कोई इसमें डाउट होगा तो हम जूम पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए एंजाइम काफी स्पेसिफिक रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एंजाइम के सरफेस पे छोटी छोटी कैविटीज होती हैं और इन कैविटीज में कुछ फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं और इनमें जाके जो रिएक्टेंट है वो फिट हो जाता है और बाद में प्रोडक्ट में टूट जाता है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देखिए, ये मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको, आज मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं। क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव CO व्हेन द अमोनिया इज ऑब्टेन्ड हाइपर प्रोसेस। हाइपर प्रोसेस क्या होता है, जब N2H2 से मिलके अमोनिया बनता है। आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट है, मैंने बताया अगर आयरन CO को रिमूव नहीं करोगे तो CO आयरन को डीएक्टिवेट कर देगा, यानी पॉइजन की तरह काम करता है। यहाँ पे CO FeCO5 कॉम्प्लेक्स बना लेगा। दूसरी बात मैंने बताई कि भाई इसने कहा कि हाइड्रोलिसिस पहले शुरू में स्लो होता है, बाद में फास्ट क्यों हो जाता है। तो मैंने बताया हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वहाँ एसिड बनता है और एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इसे रात को हम जूम पे डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। और लास्ट है डीजॉर्प्शन क्यों जरूरी है। तो एडजॉर्प्शन होने के बाद डीजॉर्प्शन इसलिए जरूरी है कि अगर डीजॉर्प्शन नहीं होगा तो सरफेस दोबारा अवेलेबल नहीं होगा ताकि उस पर फर्दर एडिशन यानी उस पर एडजॉर्प्शन हो सके। इन्हें हम जूम पे डिस्कस करेंगे। कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।